उत्तराखंड में करीब 3000 पेड़ों पर खतरा मंडरा रहा है। लोग सड़कों पर हैं, पेड़ों को गले लगा रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई? ये देखो ना, यहाँ पेड़ थे, पेड़ गए और ये आ गया। ये एक खाली नंगा पेड़ है, इसके अंदर एक तोता बैठा है। हाँ, इसके ये तो अंदर एक है ही तोता ना। आप जब एक पेड़ हटाते हो तो आप पेड़ नहीं हटा रहे हो, आपने एक पूरा इकोसिस्टम हटा दिया है। और वो इकोसिस्टम सिर्फ सैकड़ों प्रजातियों को ही पोषण, संरक्षण, सस्टेनेंस नहीं देता था, उसने पर्वत को ही बचा रखा था। पेड़ पर्वत के रक्षक होते हैं। आपने पेड़ हटाया तो आपने जो लिविंग स्पीशीज थी उनको तो मार ही दिया, आपने पर्वत की काया को भी मार दिया। आप प्रकृति से क्षमा भी क्या मांगोगे, वो क्षमा करती नहीं है। वहां तो जो बोया है वो काटना पड़ेगा ना, कर्मफल भुगतना पड़ेगा। बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते फार्म हाउसेस बन रहे हैं, फार्म हाउसेस, शहर से दूर पहाड़ काटकर फार्म हाउसेस बन रहे हैं। हमें भी लगता है अब हम प्रकृति के करीब आ गए। प्रकृति को बर्बाद करके तुम प्रकृति के करीब आ गए हो, चलो बढ़िया है, हमारे पास फार्म हाउस है। सबसे गंदे इनके नाम होते हैं। इनके नामों में होगा इको, ग्रीन, नेचर, ट्रीज, पाइन्स। द सिंगिंग रिवर, द ब्लू स्काई। और वहां पर एक एक यूनिट होगी 5-5 करोड़ की, 5 करोड़ से शुरू करके 5 करोड़ से 25 करोड़ तक। और नाम उसका ऐसे दिया जाएगा जैसे बिल्कुल जंगल ही है। और हकीकत यह है कि जंगल को काट कर वो सब बनाया गया है, जंगल था। फिर जितने धनाढ्य लोग हैं जब जाएंगे तो उन्हें गोल्फ भी खेलना होगा, और वो बड़ी ग्रीन सी जगह लगती है ना गोल्फ का मैदान। वो जो ग्रीन है वो बस घास है। वो उतनी बड़ी जो जगह है जहां पर आप खड़े हो जाते हो वो बग्गी लेकर के, इतनी बड़ी जो जगह है वहां सिर्फ घास कैसे बची? वहां पहले क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? वो जंगल था। अमीरों के पसंदीदा खेल भी इकोलॉजिकली डिस्ट्रक्टिव होते हैं। बहुत सारे गोल्फ ग्राउंड्स बनने वाले हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रहा है, बेहतर क्वालिफाइड है, बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं जहां से देख रहा हूं ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, राइट टू लाइफ का। क्योंकि राइट टू लाइफ खुद सर्वोच्च न्यायालय की परिभाषा के अनुसार राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ, राइट टू डिग्निटी, ये सब आता है। राइट टू लाइफ माने राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ। अगर कोई फैसला ऐसा है जिससे लाइफ पॉल्यूटेड हो जाएगी तो वो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। यही काम हिमालय के साथ हुआ है, यही काम वेस्टर्न घाट्स के साथ हुआ है जहां आप लोग हैं, ये जो हमारे पश्चिमी घाट हैं। यही काम समुद्र तटों के साथ और नदियों के तटों के साथ हुआ है। इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हमेशा अनजस्ट होता है। पर्यावरण जब भी बर्बाद किया जाता है, जिन्होंने बर्बाद किया उन्हें नहीं भुगतना पड़ता, जिनका कोई कसूर नहीं है या बहुत कम कसूर है भुगतना उनको पड़ता है। और यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के दुनिया कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को रोकने की जिनके पास ताकत है वही जिम्मेदार है क्लाइमेट चेंज करने के लिए। लेकिन वो रोके क्यों जब वो भुगत नहीं रहे हैं? जो क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं उन्हें क्लाइमेट चेंज की मार नहीं भुगतनी पड़ रही है, और उन्हीं के पास ताकत है नीति निर्धारण की कि वो रोक पाए, पर वो नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, नहीं रोकेंगे। और जो भुगत रहे हैं वो गूंगे हैं और मूर्ख हैं।
उन्हें दिखाई ही नहीं देता कि जिन अमीरों को और नेताओं को और सेलिब्रिटीज को और बाबाओं को तुम अपना आदर्श बनाते हो और पूजते हो, वही तुम्हारी जिंदगी खा रहे हैं। पर्वत मुझे इतने ही प्यारे हैं, पहाड़ों का ये चेहरा मुझे उतना ही भयानक लगता है। वहाँ दूर देखूंगा, वहाँ इधर हिमालय है तो अपनापन लगता है, शांति लगती है, ऊंचाई, गहराई, सम्मान, ये सारे शब्द आते हैं। और फिर ये देखता हूँ तो पता नहीं क्या भाव आता है। ऐसा लगता है जैसे पर्वत के शरीर पर बीमारी हो गई हो, त्वचा रोग। ऐसा त्वचा रोग जो अब गहरा जा जा करके उसकी हड्डियां भी काटे दे रहा है, उसकी पूरी काया को ही जर्जर करे दे रहा है। ये क्या है, ये क्या है? ये पहाड़ सचमुच बना है इतने लोगों, इतने होटलों, इतने मकानों, इतनी गाड़ियों का बोझ बर्दाश्त करने के लिए? अरे आए दिन आफतें आती भी रहती हैं, तब भी हम कुछ सीखना नहीं चाहते। इतनी लैंडस्लाइड्स, पूरा जो रास्ता है चंडीगढ़ से शिमला तक का, उसमें किसी कदर लैंडस्लाइड रोकने के लिए ऐसे पहाड़ों पर ही सीमेंटिंग करी गई है, जाल बिछाया गया है स्टील का, ताकि जो लैंडस्लाइड के बोल्डर्स वगैरह हैं, सड़क पर कम आए। ये देखो ना, यहाँ पेड़ थे, वो पेड़ गए और ये आ गया। हमें पर्वत माफ़ करेंगे, हमें प्रकृति क्षमा करेगी? नहीं करेगी, करना भी नहीं चाहिए। आचार्य जी, अभी एक बड़ी स्टार्किंग सी फोटो मैंने ली। ये एक खाली नंगा पेड़ है, इसके अंदर एक तोता बैठा है। हाँ, इसके ये तो अंदर एक है ही तोता ना। आप जब एक पेड़ हटाते हो तो आप पेड़ नहीं हटा रहे हो, आपने एक पूरा इकोसिस्टम हटा दिया है। और वो इकोसिस्टम सिर्फ सैकड़ों प्रजातियों को ही पोषण, संरक्षण, सस्टेनेंस नहीं देता था, उसने पर्वत को ही बचा रखा था। पेड़ पर्वत के रक्षक होते हैं। आपने पेड़ हटाया तो आपने जो लिविंग स्पीशीज थी उनको तो मार ही दिया, आपने पर्वत की काया को भी मार दिया। ये है। और हर बार शिमला आता हूँ जब 2 साल 3 साल बाद, तो हर बार ये सारा कंस्ट्रक्शन और घना पाता हूँ, और गाड़ियाँ, और लोग, और होटल्स, और घर, और भीड़, और शॉपिंग, और नए नए पार्किंग लॉट्स। ये हम पहाड़ों के साथ ही नहीं, अभी तो सबके साथ है ये। हाँ, ऋषिकेश में भी ऐसा ही है, ऋषिकेश में, उत्तराखंड में भी ऐसा ही है, पूरा ऐसा ही है। देख रहा हूँ कि आज फ्राइडे है और अभी तो आज तो शुक्रवार है, अभी तो कल परसों धूप मचेगी। गाड़ियाँ हाँ 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 खड़े हुए हैं। हाँ, वो भी एक बॉक्स है जो टिक करना है। नहीं तो जो लोग वीकेंड पर आते हैं यहाँ, या ऋषिकेश या नैनीताल, मसूरी, कहीं भी, उनको कुछ मिलता थोड़ी है। वो तो बस चेक इन चेकआउट करने आते हैं और ट्रैफिक जैम झेलने आते हैं। चेक इन, और जितनी देर में वो पूरे सफ़र और ट्रैफिक जैम की जो थकान थी, इतनी देर में तुम उतारोगे, थोड़ा रात को बाहर निकलोगे, चेकआउट का समय आ जाएगा, फिर चेकआउट करके फिर उसी जैम में घुस जाओ। लेकिन ऐसा लगता है कि हम भी इन हैं, हम पीछे नहीं रह गए, कुछ छूट नहीं गया। फोमो, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हर्ड, द क्राउड। तो सब जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, फिर फोटो डाल देंगे, जस्ट टू डिस्प्ले दैट वी बिलोंग, हम भी हैं।
मिल किसी को कुछ नहीं रहा है ये सब करने से। अगर हम ये भी कहें ना कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति तबाह करी है, तो ये कौन सा स्वार्थ है? उस स्वार्थ में तो कोई अर्थ नहीं है, उस स्वार्थ में तुम्हारा कोई हित नहीं है। तो दोनों ओर से मारे जा रहे हो, तुम्हारा कोई हित नहीं सध रहा और प्रकृति का विनाश भी करे दे रहे हो। एक आदमी है जो ऐसे बर्बाद कर रहा है कि वो जा करके जंगल काट रहा है, तो उसने ऐसे बर्बाद किया। और बाकी है वो ऐसे बर्बाद कर रहे हैं कि जंगल काटने वाले आदमी को पूज रहे हैं, बाकियों ने ऐसे बर्बाद किया। और जंगल काट करके जो उत्पाद निकल रहा है वो उसको भोग रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, बाकियों ने ऐसे बर्बाद किया। हाथ सबका है, तो आप अकेले क्या कर लोगे? तो व्यक्तिगत गिल्ट से लाभ क्या होने वाला है? और यहीं से फिर समाधान निकलता है। जब पृथ्वी सबकी है और सबने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बर्बाद करी है, तो अगर पृथ्वी बचेगी भी तो सिर्फ तब बचेगी जब 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 सब जगेंगे। आपका काम ये नहीं है कि आप कहो कि अरे ये फलानी चीज हो रही है, मैं उसको रोक नहीं पा रहा। आपको रोकने का काम, जो कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं स्लॉटर हाउस है, आपका ये काम नहीं है कि जा करके उस स्लॉटर हाउस में घुस के आप रोक दोगे। आप फिल्मी हीरो थोड़ी ही हो। आपका काम है कि आप पूरी जान लगा दो ये सूचना और चेतना फैलाने में कि मांसाहार क्या होता है, कि वन्य प्राणियों की विलुप्ति और जलवायु परिवर्तन में क्या रिश्ता है। क्योंकि वो स्लॉटर हाउस तभी तक चल सकता है जब उसका माल खरीदने वाला कोई हो, और जब तक उसका माल खरीदने वाला कोई है, आपने मान लीजिए उस स्लॉटर हाउस में जाकर डायनामाइट भी लगा दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? उसके बहुत विकल्प हैं। जो उसके प्रतिस्पर्धी हैं उनको फायदा हो जाएगा, और जहां आपने डायनामाइट लगा भी दिया, 6 महीने बाद आप पाओगे वो दोबारा खड़ा हो गया। ये समस्या आम आदमी की चेतना की है, और आम आदमी की चेतना को ही ठीक करके इसका उपचार हो सकता है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? कभी आपको लगता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से उपचार हो जाएगा, और कभी आपको लगता है पॉलिसी मेजर से हो जाएगा, और कभी जब आप ज्यादा ईमानदार हो जाते हो तो आपको लगता है कि पर्सनल इंटरवेंशन से हो जाएगा, पर्सनल हीरोइज्म से हो जाएगा। इनसे किसी से नहीं होने वाला। सबने बर्बाद करा है तो बचाएंगे भी सभी, और अगर सब नहीं बचा रहे तो कोई एक सुपरमैन आकर नहीं बचा सकता। बात आ रही है समझ में? आपको दिखाई दे रहा है वो बकरा है, वो कट रहा है, आप कैसे रोक लोगे? जो काट रहा है वो बोलेगा बकरे पर मेरा भी हक है भाई, मैंने खरीदा है। आप क्या कर लोगे? अब वो कहेगा इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं वो सब तेरे हैं क्या? मैं उन्हें मारना चाहता हूं, पृथ्वी मेरी भी है, मैं मारना चाहता हूं। आप कहेंगे पृथ्वी मेरी है, मैं बचाना चाहता हूं, वो कहेगा पृथ्वी मेरी भी है, मैं मारना चाहता हूं। आप उसे कैसे रोक लोगे? इंसान को जागृत करे बिना कोई समाधान नहीं है। तो आपने अगर गलती करी भी है जिसकी आपको ग्लानि होनी चाहिए, तो वो ये है कि आपने संख्या बल नहीं बढ़ाया। 100 बार बोलता हूं संख्या बल बढ़ाओ, संख्या बल बढ़ाओ। जान लगा दो लोगों को जोड़ने में अपने साथ। पर आप जान लगाने से बेहतर समझते हैं गिल्ट को पालना। आप अपने अंधेरे कोने में कमरे में बैठ करके गिल्टी अनुभव कर लेंगे, पश्चाताप कर लेंगे, रो लेंगे, खुद को ही दोषी अपराधी घोषित कर लेंगे। ये चलता है आपका। लेकिन आप ये नहीं करोगे कि घर से बाहर निकल करके खड़े हो जाओ और कहो कि 1000 लोगों को जोड़कर दिखाऊंगा। ये आप नहीं करोगे। गिल्ट कन्वीनियंट है। गिल्ट में, अपराध भाव में सुविधा है, सुरक्षा है। और बाहर निकलकर साहसपूर्ण निष्काम कर्म करने में अहंकार को खतरा है, तो वो नहीं करता। वो कहता है हाँ मैं तो बुरा हूं, मैं तो दोषी हूं, मुझे दोषी मान लो, मुझे 2 चप्पल मार दो, वो ठीक है, लेकिन मैं युद्ध में नहीं उतरूंगा। आप युद्ध में नहीं उतरना चाहते। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े
आचार्य प्रशांत ऐप पर। पहला महीना बिल्कुल फ्री, गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।